हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। तो आपको बताना है इस डैश के स्थान पर कौन सा जो है पहाड़ियाँ आएंगी। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर डी, जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगर बात करें कि नर्मदा नदी किस दिशा की ओर बहती है, क्योंकि ये पश्चिम दिशा में बहती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट जो है हो जाती है और अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी को जो है रीवा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी नदी पर बात करें, इस नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध भी बना हुआ है। और अमरकंटक से निकलने वाली अगर अन्य प्रमुख नदी की बात करें, तो इसमें से एक प्रमुख नदी हो जाती है सोन। सोन भी जो है अमरकंटक से निकलती है। देखिए, ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप इनसे जितने प्रश्न बना सकते हैं और इनके बारे में जितने फैक्ट पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो इनमें से आपको बताना है कि भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है। देखिए, भारत में जो है 3 प्रकार के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं। कौन कौन से? एक पहला आ जाता है उड़ीसा झारखंड क्षेत्र, दूसरा आता है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर क्षेत्र, और एक आता है बेल्लारी चित्रकूट पद क्षेत्र। तो इसमें से आपको बताना है कौन सबसे प्रमुख है। तो इनमें से जो सबसे प्रमुख है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा झारखंड वाला क्षेत्र जो है लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है। और बात करें इसमें किस प्रकार का लोहा पाया जाता है, तो इसमें जो है उच्च श्रेणी का जो है हेमेटाइट जो है पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, हेमेटाइट प्रकार का लोहा इन क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न हो जाता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर सिक्किम में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो भारत देश का जो सबसे छोटा राज्य है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो गोवा है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है। और सिक्किम जो है वो दूसरे नंबर का जो है भारत का छोटा राज्य है। अगर गोवा के क्षेत्रफल की बात करें, तो 3702 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है और भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा को पुर्तगालियों से कब स्वतंत्रता मिली थी? हिस्ट्री में बात करें तो गोवा को जो है पुर्तगालियों से कब स्वतंत्रता मिली थी? 1961 में ये आज़ाद हुए थे पुर्तगालियों से। और इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय यहाँ पर सशस्त्र बलों द्वारा चलाया गया विजय था गोवा को आज़ाद कराने के लिए। और 1962 में क्या हुआ कि इसको भारतीय संघ में मिला दिया जाता है। 1962 में ये प्रश्न भी आपसे बन चुका है एक बार कि गोवा को भारतीय संघ में कब मिलाया गया? 1962 में। और ये जो है इसको पुर्तगालियों से स्वतंत्रता कब मिली? तो 1961 में 30 मई, एक डेट आप याद रखेंगे कि 30 मई 1987 को क्या होता है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। और गोवा से एक फैक्ट आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि गोवा एकमात्र जो राज्य है जहाँ पर क्या है, समान नागरिक संहिता लागू है। तो समान नागरिक संहिता पूरे भारत में मात्र एक राज्य जो है उसमें लागू है। कौन है? तो वो भी गोवा है। और एक और फैक्ट याद कर लीजिए कि जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो गोवा की राजधानी पणजी में ही स्थित है। और गोवा जो है, गोवा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो गोवा का जो उच्च न्यायालय है, यानी कि इसका हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, मतलब ये किस हाई कोर्ट के अंदर आता है? तो ये आता है मुंबई हाई कोर्ट के अंदर। कभी कभी हाई कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इतने प्रश्न आपको गोवा को लेकर याद करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है? तो उड़ीसा की तो आपको यहाँ पर एक ही झील मिलेगी, वो है ऑप्शन नंबर बी, जो चिल्का झील है वो उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील है। और सबसे उड़ीसा की जो है सबसे बड़ी बैक वाटर झील भी इसे ही कहा जाता है। और जो मतलब अप्रवाही पानी की झील वही हो गया बैक वाटर झील। और जो है भारत की जो है ये पहली रामसर साइट है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो इनमें से आपको बताना है कि समुद्री तट रेखा भारत के किस राज्य की सबसे लंबी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है गुजरात सही आंसर हो जाएगा। लगभग जो है 1600 किलोमीटर जो है गुजरात की जो है तट रेखा सबसे लंबी है। और अगर बात करें कि भारतीय समुद्री तट का लगभग जो है 24% जो है गुजरात में स्थित है। और दूसरे की बात करें कि दूसरे सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किसकी है, तो वो हो जाएगी आंध्र प्रदेश की।
नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि महानदी और गोदावरी के डेल्टा डैश मिट्टी से समृद्ध हैं। तो आपको बताना है कि महानदी और गोदावरी के जो डेल्टा क्षेत्र हैं वो किस मिट्टी से समृद्ध हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी एसएससी ने पूछा गया क्वेश्चन है। तो जलोढ़ जो है वो जो महानदी और गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र है वो जलोढ़ मिट्टी से जो है समृद्ध है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में सबसे व्यापक मृदा का प्रकार है और भारत के जो है क्षेत्रफल में कितना फैला है तो 43% लगभग ये फैली हुई है और भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। और इस जलोढ़ जो मिट्टी है इसको दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। एक तो खादर जिसे जो है नया जलोढ़ भी कहा जाता है और दूसरी है बांगर। बांगर को पुराना जलोढ़ भी कहा जाता है। तो इन दोनों में बांटा जाता है, खादर और बांगर में। और इस मिट्टी में कई बार पूछ लेता है तो किसकी जो है कमी होती है? तो नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है और कार्बनिक पदार्थों का जो है इसमें कमी होती है। नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की भी कमी होती है और जो है इसमें पोटास होता है इसकी अधिकता पाई जाती है। तो इतने फैक्ट आपको इससे याद रखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी पे स्थित है? तो आपने एक प्रश्न जरूर पढ़ा होगा कि जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप विश्व का कौन सा है? तो वो है माजुली नदी द्वीप। और कहाँ पड़ता है? तो ये असम में पड़ता है। अब आपको बताना है कि यह किस नदी में है। तो ये किस नदी में है? यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सही आंसर हो जाएगा। ये माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। और जैसे हमने बात करी कि माजुली द्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ पर लोग रहते हैं और असम में स्थित है। और ये एक प्रकार का एक जिला भी है वहाँ का। और ब्रह्मपुत्र और जो है शुभ क्या है, शुभश्री नदी है करके एक, शुभश्री है शायद, सुबनसिरी है, सुबनसिरी, हाँ, सुबनसिरी नदी से घिरा हुआ द्वीप है। और इसका जो निर्माण है वो ब्रह्मपुत्र नदियाँ और इसकी सहायक नदियों से मिलकर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और श्रीलंका के द्वारा डैश द्वारा विभाजित किया जाता है। तो भारत और श्रीलंका आपको बताना है इनमें से किस जल संधि के द्वारा विभाजित है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा, पाक जल डमरू। ये यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है। पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है और भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित नहीं है। पाक को देखकर कहीं आप पाकिस्तान लगा दें तो ये नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो है पाक जल डमरू स्थित है। ये जो पाक जल डमरू है ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और यह बंगाल की खाड़ी और जो है पूर्वोत्तर जो पूर्वोत्तर में जो है पाक खाड़ी को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। अगर यहाँ पर इस जिब्राल्टर जल डमरू की बात करें, जिब्राल्टर जल डमरू की, तो शायद ये मोरक्को के आसपास स्थित है। आप इसे चेक कर लीजिए। और ये भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट है खरीफ फसलों को डैश ऋतु की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। तो खरीफ की फसलों को कब जो है जो ऋतु है किस की शुरुआत में बोई जाने वाली फसलों में वर्णित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो वर्षा ऋतु है इसके साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। देखिए खरीफ की फसलों की बुआई कब होती है? तो इसकी बुआई होती है जून जुलाई के महीनों में की जाती है। और जून में क्या होता है कि जो मानसून की वर्षा होती है ना वो जून के महीने से ही शुरू होती है। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो वर्षा ऋतु यहाँ पर हो जाएगा। और अगर बात करें कि रबी की फसल की बुआई कब की जाती है तो वो सर्दियों के महीने में की जाती है, नवंबर दिसंबर में, या कहीं कहीं आपको अक्टूबर नवंबर भी देखने को मिलेगा। तो दोनों ही सही हो जाएंगे। कभी भी आपको ऐसा नहीं देगा कि दोनों ही ऑप्शन में दे देंगे। तो अक्टूबर नवंबर जो है इसका जो है रबी की फसल की बुआई हो जाती है। और अगर रबी की फसलों में बात करें तो जो गेहूँ होता है, चना, मटर, सरसों, इसमें ये आ जाते हैं। और खरीफ की फसलों में बात करें तो जो धान होता है, मक्का और ज्वार बाजरा इसमें आ जाते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है थार रेगिस्तान जिसे महान भारतीय रेगिस्तान भी कहा जाता है डैश पहाड़ियों के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। तो इनमें से बताइए आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। देखिए ये प्रश्न आपको एसएससी के दो एग्जामों में पूछा गया था। एक तो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था और एक एसएससी जीडी में पूछा गया था। तो
देखिए, ये प्रश्न एसएससी जीडी में इस प्रकार पूछा गया था कि भारतीय रेगिस्तान डैश करके दे दिया था कि पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो वहाँ पर भी इसी प्रकार के कुछ ऑप्शन थे और ये सीएचएसएल का प्रश्न है सेम टू सेम। तो इसमें से बताइए कि थार रेगिस्तान, जिसे महान भारतीय रेगिस्तान भी कहा जाता है, डैश पहाड़ियों के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। तो आपको इसमें से बताना है ये किस जो है पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली पहाड़ियों के जो है ये पश्चिमी सिरे पर स्थित है और भारत और पाकिस्तान के जो है प्राकृतिक सीमा बनाने का कार्य करता है और शायद ये विश्व का जो है 17वां जो है बड़ा रेगिस्तान है। इसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर बात करें अरावली पहाड़ियों की, तो जो अरावली पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ फैली हैं, तो ये 692 किलोमीटर में फैली हैं। 692 किलोमीटर में ये फैली हुई हैं। और अरावली की अगर आपसे सबसे बड़ी जो है पहाड़ी पूछ लेता है, सबसे बड़ी चोटी पूछ लिया जाता है, तो वो हो जाती है गुरु शिखर। गुरु शिखर क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 किलोमीटर है, माफ़ कीजिएगा मीटर है। 1722 मीटर जो है गुरु शिखर की ऊंचाई यहाँ पर हो जाती है। तो इतने फैक्ट आप इस प्रश्न से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि आपको इन इस्पात संयंत्रों में से बताना है कि कौन सा जो है निजी इस्पात संयंत्र है। तो आपको एक ही यहाँ पर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो टिस्को है, जिसे टाटा स्टील के नाम से भी जाना जाता है, वही यहाँ पर जो है एकमात्र निजी इस्पात संयंत्र यहाँ पर हो जाता है। बात करें अगर राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की, तो इनका रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? इनका रखरखाव सेल द्वारा किया जाता है। और सेल का पूरा नाम क्या हो जाता है? भारतीय इस्पात प्राधिकरण जो है सेल का पूरा नाम यहाँ पर हो जाता है। तो इनका रखरखाव जो है सेल द्वारा किया जाता है, राउरकेला इस्पात, भिलाई का और दुर्गापुर का। और यहाँ पर जो है निजी आपको बताना था कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो है टेस्को। टेस्को की स्थापना कब की जाती है? यानी कि जो टाटा स्टील है, इस्पात जो क्षेत्र है उसकी एक सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है, तो इसकी स्थापना कब की जाती है? 1907 में इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है? झारखंड के जमशेदपुर में इसकी स्थापना की जाती है और इसका जो वर्तमान हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगर यहाँ पर बात करें राउरकेला इस्पात संयंत्र की, तो यहाँ पर इसके बारे में अगर फैक्ट की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1955 में की जाती है। कब की जाती है? 1955 में। और कहाँ की जाती है? उड़ीसा में की जाती है। और किसके सहयोग से की जाती है? तो जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की जाती है। और ये भारत का जो है पहला सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत जो है इस्पात संयंत्र था। भिलाई की बात करें तो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना भी 1955 में की जाती है। और किसकी मदद से की जाती है? तो सोवियत संघ, आज का रूस जो है, उसकी मदद से इसकी स्थापना की जाती है। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की बात करें तो इसकी स्थापना कोलकाता में की जाती है। 1959 में इसकी स्थापना की जाती है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की जाती है। और किसके सहयोग से की जाती है? तो ये की जाती है ब्रिटिशों के सहयोग द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और इन तीनों का रखरखाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? सेल द्वारा किया जाता है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप डैश में स्थित है। तो कई बार इसकी स्थिति भी पूछ लेता है कि लक्षद्वीप जो द्वीप है वो कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है और भारत का जो है सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी भी है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से सिंधु नदी की उपनदी नहीं है। यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदी आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन नहीं है। तो आप देखते ही पहचान जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है गंगा नदी, इसकी कोई सहायक नदी नहीं है सिंधु नदी की। अगर बात करें सिंधु नदी की अन्य सहायकों की, तो जो सतलज हो जाती है, ब्यास नदी हो जाती है, रावी हो जाती है, चिनाब हो जाती है और झेलम जो है इसकी सहायक नदियां हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुड़ नहीं होगा यहाँ पे
यहाँ पे गुण होगा, गुण कर देना इसको। गुण में लवणीय होती है, तो प्रकृति में रेतीली और जो है गुण में लवणीय जो मिट्टी होती है, इनमें से कौन सी होती है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो शुष्क मिट्टी होती है वो प्रकृति में कैसे, मतलब इस मिट्टी का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? रेतीली होती है और जो है लवणीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज की थी ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस ने। सौर मंडल को हम कवर कर चुके हैं। सौर मंडल के ऊपर 2 पार्ट में हम इसे कवर कर चुके हैं। आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सौर मंडल की खोज किसने की थी? निकोलस कोपरनिकस द्वारा की गई थी और इनका एक सिद्धांत था कि सूर्य केंद्रित प्रणाली का प्रस्ताव इन्होंने किया था। तो सूर्य केंद्रित प्रणाली क्या थी कि मतलब ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य क्या है? केंद्र में स्थित है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी कोपरनिकस द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव मंडल से प्राप्त संसाधन और जीवन जैसे मानव, वनस्पतियां और जीव, मत्स्य, पशुधन आदि डैश को कहा जाता है? तो इनमें से इन संसाधनों में से जो जीव मंडल में प्राप्त संसाधन जो है जैसे मानव, वनस्पतियां, जीव, मत्स्य, पशुधन, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है जैव संसाधन, ऑप्शन नंबर ए, जिसे जैविक संसाधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जो है शिवालिक पहाड़ियाँ जो हैं हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला हैं और सबसे नवीन श्रृंखलाएँ भी कौन है? शिवालिक क्षेत्र जो हिमालय का है वही हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखलाएँ हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।